Hello and welcome back. So today we'll be doing chapter 5 of book 2 of political science class 12. The name of the chapter is Democratic Resurgence. Now this chapter is the new form of your previous chapter in your book Crisis of Democratic Order. So this is the new chapter, new form of chapter to that Crisis of Democratic Order. Now basically in this chapter we will be studying about emergency of 1975 in India, which was imposed by Prime Minister Indira Gandhi at that time. Now what is the difference between this democratic resurgence and crisis of democratic order, the chapter which is already there in your book? Basically, first of all, the name of the chapter is changed. This chapter is democratic resurgence and that was crisis of democratic order. Now name of the chapter democratic resurgence ये है क्या? ओके अब आपको पता है 1960s और 70s में देयर वर नॉट मेनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इन इंडिया. बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इंडिया में. जनता दैट इज़ पीपल दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट. ये 1975 की खास करके और 1960s में भी हमने रीड किया कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आई एंड हाउ द पीपल दे वर रिएक्टिंग टू इट. Political system was not able to provide solution to the problems of poverty, unemployment, inequalities between rich and poor people. मतलब हमारा जो सिस्टम था पॉलिटिकल सिस्टम, वो लोगों की जो इतनी बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स थी, पॉवर्टी गरीबी की प्रॉब्लम, लोगों को काम ना मिलने की प्रॉब्लम, पुअर और रिच पीपल के बीच में जो गैप बढ़ता जा रहा था, तो ये प्रॉब्लम्स पॉलिटिकल सिस्टम हमारी गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर पा रही थी. और लोग यही सोच रहे थे कि ये कैसी गवर्नमेंट है, ये कैसी डेमोक्रेसी है, क्या ये वही डेमोक्रेसी है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ड्रीम लिया था कि हाँ हम अपने इंडिया में ऐसी डेमोक्रेसी लेके आएंगे, या लोगों ने जो इमेजिन किया था कि हमें ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिलेगी. तो इस दिस दैट डेमोक्रेसी विच इज़ प्रिवेलिंग मीन्स पीपल दे वर नॉट सेटिस्फाइड. बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में मूवमेंट्स चल रही थी. स्टूडेंट्स ने मूवमेंट्स निकाली, ट्रेड यूनियंस ने निकाली, कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स थी, मार्क्सिज्म के ऊपर मूवमेंट्स थी. तो एक डेमोक्रेसी को और मूवमेंट्स क्यों निकाली हुई थी? बिकॉज पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड. जो जो नहीं सेटिस्फाइड था वो मूवमेंट, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट मूवमेंट निकालता था. ठीक है. सो देयर वाज द नीड टू गिव डेमोक्रेसी अ न्यू मीनिंग. जो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी थी 60s और 70s में, उसको एक नया मतलब देने की ज़रूरत थी, एक नया यू कैन से अप्रोच, एक नया रुख मोड़ देने की ज़रूरत थी. सो देयर वाज अ नीड टू रिसर्च डेमोक्रेसी. तो इसीलिए इस चैप्टर का नेम है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस. सो आई होप यू आर क्लियर विद द नेम ऑफ द चैप्टर. अब हम इस चैप्टर में एक जो नई चीज़ ऐड हुई है, दैट इज़ द रोल ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जिनका हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है. दैट इज़ अ न्यू थिंग विच इज़ एडेड टू दिस चैप्टर. और ये चैप्टर बहुत बड़ा हो गया है. ऑलमोस्ट विल बी डूइंग द 5 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. बहुत ज़्यादा कंटेंट है इसका. तो वो जो न्यू पर्सनैलिटीज़ ऐड हुई हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है, दैट इज़ जयप्रकाश नारायण जी, देन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, एंड थर्ड वन पंडित दीनदयाल उपाध्याय. सो ये 3 पर्सनैलिटीज़ हैं जो ऐड हुई हैं, इनके बारे में हमने पढ़ना है. फाइन. सो इन दिस फर्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट जयप्रकाश नारायण जी एंड हिज टोटल रेवोल्यूशन. So hurriedly let's start with the topic. Now I told you that we will be studying about Jayaprakash Narayan ji, then Dr. Ram Manohar Lohia ji and Pandit Deen Dayal Upadhyay ji in this chapter, जो एक नया टॉपिक है. उसके बाद हम इसमें नेशनल एमरजेंसी जो ऑलरेडी था, वो नेशनल एमरजेंसी 1975 के ऊपर रीड करेंगे उसको डिटेल में. और लास्ट में हम पढ़ेंगे जो स्टूडेंट्स के यूनियंस बने या कास्ट अपसर्जेस, कास्ट को लेके मूवमेंट्स हुई उस टाइम पे, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद जयप्रकाश नारायण. नाउ जयप्रकाश नारायण जी ये एक बहुत ऑनेस्ट पॉलिटिशियन थे. अगर हमने इंडिया में गांधी को किसी से कंपेयर करना है कि गांधी जी के कोई बराबर था, तो वो जयप्रकाश नारायण जी थे. ठीक है. सो एक और यू कैन से एक और नेम आता है जयप्रकाश नारायण जी. ही वॉज वेरी क्लोज टू महात्मा गांधी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वॉज वन मोर पर्सन, दैट इज विनोबा भावे. Okay, so Vinoba Bhave, Jayaprakash Narayan and Gandhi, they were very good friends, and they both
दैट इज़ विनोबा भावे एंड जयप्रकाश नारायण, दे फॉलो द गांधीयन फिलॉसफी, बिल्कुल गांधी जी को बहुत अच्छे से ये फॉलो करते थे। और इनकी जो पॉलिटिक्स थी वो सेल्फलेस, अपने फ़ायदे के लिए नहीं थी, देश के भले के लिए थी। कोई इनमें कोई डिज़ायर नहीं थी, कोई चाह नहीं थी कि मुझे कुर्सी मिले, बस इनको था कि कंट्री में एक ट्रू डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होनी चाहिए, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण जी को पॉपुलरली जेपी भी बोला जाता है, फ्रॉम जयप्रकाश टू जेपी, या इनको लोक नायक भी बोला जाता है, जिसका हिंदी में मतलब है द पीपल्स लीडर। लोक मीन्स पीपल एंड नायक मीन्स लीडर। ओके, सो ही वॉज एक्टिविस्ट, ही वॉज थ्योरिस्ट, थ्योरिस्ट भी थी इन्होंने, सोशलिस्ट थे। सोशलिस्ट कौन होते हैं? जो इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं। एंड ही वॉज अ वेरी गुड एंड वेरी सेल्फलेस पॉलिटिकल लीडर। फाइन, तो ज़्यादातर इनको लोकनायक और ज़्यादातर इनको जेपी के नाम से जाना जाता है। ओके, देन आफ्टर दैट जयप्रकाश नारायण जी के बेसिकली इफ़ वी टॉक इनके पर्सनल लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो ये बिहार से बिलोंग करते थे। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है छपरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। और जो इनकी वाइफ थी, इवन शी वॉज डिसिपल ऑफ गांधी जी, मतलब वो भी गांधी जी को बड़ी स्ट्रांगली फॉलो करती थी। एंड ही वेंट टू यूएस फॉर एजुकेशन, और वहीं पे वो इन्फ्लुएंस हुए मार्क्सिज्म की पॉलिसी से। मार्क्सिज्म जो यूएसएसआर में फॉलो होता था, दैट देयर शुड बी द गवर्नमेंट बाय वर्कर्स एंड ऑल, तो उस आइडियोलॉजी से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए एंड ही वांट टू फॉलो इट। और जब वो इंडिया रिटर्न हुए, इंडिया वापस आए, तो इन्होंने गांधी जी को फॉलो करना शुरू कर दिया। बहुत बार ये जेल भी गए हैं, ये फ्रीडम मूवमेंट्स को लेके, फ्रीडम मूवमेंट्स में बड़े अच्छे से ही पार्टिसिपेट करते थे, इसलिए ये बहुत बार इस चीज़ को लेके जेल में भी गए हैं। फाइन, और इनकी जो लाइफ है उसके 3 फेसिस हैं, जो बेसिकली हम 3 फेसिस से इनकी लाइफ को आइडेंटिफाई किया जाता है। एक तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा विश्वास था। मार्क्सिज्म जो इन्होंने यूएसए में जाके इनको उसके बारे में पता चला एंड ही स्टार्टेड फॉलोइंग इट। मार्क्सिज्म, आई एम अगेन रिपीटिंग, अ पॉलिसी विच वॉज फॉलोड इन यूएसएसआर, और जिसके अकॉर्डिंग देयर शुड बी द गवर्नमेंट ऑफ वर्कर्स, इक्वालिटी ऑफ ऑल द वर्कर्स एंड एवरीथिंग इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट शुड बी देयर। जो दूसरा है वो है सर्वोदय मूवमेंट, ठीक है। ये सर्वोदय मूवमेंट का हिस्सा बने, जो विनोबा भावे ने निकाली थी। और आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है भूदान। भूदान मीन्स, भू मीन्स लैंड और दान मीन्स डोनेट करनी। तो ज़मीन डोनेट करनी जो विनोबा भावे ने मूवमेंट निकाली थी अंडर सर्वोदय मूवमेंट, तो ये उसका भी हिस्सा बने, क्योंकि इनको था कि देश में हम लोगों को हम लोग ज़्यादा तो नहीं कर सकते, पर इस मूवमेंट के साथ जुड़ के हम गरीब लोगों का कुछ ना कुछ भला करें, ताकि लोग लैंड डोनेट करें और जो इनइक्वालिटी है हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा रिच और पुअर के बीच में, वो कहीं ना कहीं से कम हो। तो ये मूवमेंट से, सर्वोदय मूवमेंट बाय विनोबा भावे, ये उस मूवमेंट से जुड़ गए। और जो इनका थर्ड फेस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके सिलेबस में भी है, दैट इज़ टोटल रेवोल्यूशन। और ये जो टोटल रेवोल्यूशन है, ये एमरजेंसी जो मैं बात कर रही हूँ, जो आगे हम स्टडी करेंगे, 1975 की एमरजेंसी इम्पोज्ड बाय इंदिरा गांधी, तो ये टोटल रेवोल्यूशन उससे पहले का है। और इन्होंने सीधा शरेआम इंदिरा गांधी को चुनौती दी थी। ये वो लीडर हैं जो इस चीज़ के लिए बड़ा ज़्यादा माने जाते हैं कि ये एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को सीधे शरेआम चैलेंज किया था, चुनौती दी थी। और जिसके डर से कि इनकी मूवमेंट, आगे हम मूवमेंट पढ़ेंगे, इतनी स्ट्रांग हो गई, इंदिरा गांधी ने डर के मारे 1975 में एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। तो एमरजेंसी डिक्लेयर करना सिर्फ ये एक रीज़न नहीं था, इट वाज वन ऑफ द रीज़न फॉर डिक्लेयरिंग एमरजेंसी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ही वॉज ऑल्सो नोन एज द हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी इंडिया में 1942 में, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ठीक है। तो 1942 में ये उस क्विट इंडिया मूवमेंट के इनको हीरो माना गया। और उसके बाद इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज़ CSP, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, क्योंकि ये सोशलिस्ट अप्रोच के थे। तो कांग्रेस के बीच में ही एक पार्टी बन गई, कांग्रेस पार्टी तो थी, उसके बीच में एक छोटी और पार्टी बन गई, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसमें
यू हैव आई हैव टोल्ड यू राम मनोहर लोहिया वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ दैट पार्टी, वो तो फाउंडर में से भी थे। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ये सेक्रेटरी भी रहे काफ़ी टाइम तक। ओके, सो दिस CSP कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी उन लोगों की थी कांग्रेस के बीच में हु हैड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, जो USSR जैसे फॉलो कर रहा था गवर्नमेंट बाय वर्कर्स एंड ऑल, तो उस आइडियोलॉजी की थी। तो ही बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ दैट। उसके अलावा जब इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू जी ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई, क्योंकि हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए 1952 में, उससे पहले 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला। तो इंटरिम गवर्नमेंट मीन्स जो टेम्प्रेरी गवर्नमेंट बनी थी नेहरू जी ने बनाई थी। तो नेहरू जी ने जयप्रकाश नारायण जी को इनवाइट भी किया टू हैव अ मिनिस्ट्री इन हिज कैबिनेट, कि एक मिनिस्टर बने उनकी कैबिनेट में, बट ही रिफ्यूज। इन्होंने बोला राजनीति आप संभालो। ही सेड he has no interest in any post because he was a strong follower of महात्मा गांधी। जैसे गांधी जी का कोई पोस्ट में इंटरेस्ट नहीं था, इन्होंने बोला कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ बट मेरा कोई पोस्ट में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए। सो ही डिड नॉट टेक एनी मिनिस्ट्री इन द कैबिनेट ऑफ नेहरू जी। ओके, then basically 1950s में I have told you he came in contact with विनोबा भावे। विनोबा भावे के कांटेक्ट में ही आए 1950s में, और सर्वोदय मूवमेंट का हिस्सा बन गए, जिसमें भूदान मैंने आपको एक्सप्लेन किया है किस लिए था, ताकि गैप कम हो रिच और पुअर पीपल के बीच में। फाइन, सो ही वॉज अ ट्रू सोशलिस्ट। बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्रू सोशलिस्ट थे, जिसकी वजह से इनको ये था कि इक्वेलिटी होनी चाहिए लोगों में, और जो मैन है, मैन इज़ द सेंटर ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी का सेंटर है वो मैन होना चाहिए। फाइन, मतलब एक मैन के आसपास पॉलिटिक्स घूमनी चाहिए, ये नहीं कि पॉलिटिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिले, तो मैन के आसपास पॉलिटिक्स घूमनी चाहिए। एंड पॉलिटिक्स शुड फेवर मैन, पॉलिटिक्स ऐसी बने कि जो मैन को फेवर करे। बट उस टाइम की पॉलिटिक्स क्या हो रही थी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, एक्टिव थे पॉलिटिक्स में, जो लीडर्स थे वो लोगों से दूर होते जा रहे थे, जो चीज़ इनको अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई। सो सर्वोदय के थ्रू या भूदान के थ्रू इनको ये था कि मैं लोगों की किसी ना किसी तरह मदद कर सकूं। सो ये पॉलिटिक्स में नहीं से दूर रह के उस मूवमेंट के थ्रू ये लोगों की मदद करना चाहते थे। उसके बाद ये एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो गए काफ़ी टाइम के लिए, और फिर ये अगेन ही केम इन पिक्चर इन 1970s। दोबारा से ये पिक्चर में आए 1970s में, जब एक मूवमेंट हुई थी बिहार और गुजरात में बाय स्टूडेंट्स ने वो मूवमेंट की थी। और बिहार के स्टूडेंट्स, क्योंकि बिहार की गवर्नमेंट भी करप्ट थी, गुजरात की भी, तो स्टूडेंट्स पहुंचे इनके पास और इनको बोला कि आप लीडर बनो हमारी मूवमेंट के। इन्होंने वो लीडरशिप एक्सेप्ट कर ली बिहार मूवमेंट की, और ये बोला कि मैं एक टोटल रेवोल्यूशन लाना चाहता हूँ। टोटल रेवोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि बिहार की गवर्नमेंट हटाना चाहता हूँ, या इंदिरा गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे मैं उसको हटाना चाहता हूँ। उनका मतलब था कि रेवोल्यूशन इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी के सारे तौर तरीके में रेवोल्यूशन क्या होता है, एकदम से चेंज लाना। तो मैं ये चेंज लाना चाहता हूँ। नॉट ओनली आई वांट टू रिमूव इंदिरा, आई जस्ट वांट टू ब्रिंग ट्रू डेमोक्रेसी इन द कंट्री। एक सच्ची डेमोक्रेसी मैं अपने कंट्री में, अपने इंडिया में लेके आना चाहता हूँ। तो उस वक्त 1975 से पहले की बात है ये। तो उस वक्त लोग क्या देखने लगे थे, इट इज़ द सिनेरियो वाज लाइक इट इज़ जेपी दैट इज़ जयप्रकाश नारायण वर्सेस इंदिरा। तो ऐसा सीन बन गया था, जेपी और इंदिरा के बीच में टसल चल रहा है, इनमें से कौन जीतेगा, तो ऐसा था। बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड। उसके बाद थोड़े टाइम बाद इनकी डेथ हो जाती है, एंड 70s के बाद। बट इनको काफ़ी लेट 1999 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, ही वॉज पोस्टह्यूमसली होता है कि किसी की डेथ के बाद जब उसे अवार्ड मिलता है, ही वॉज गिवन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज़ भारत रत्न। इनको भारत रत्न इनके सोशल वर्क के लिए दिया गया। सो दैट इज़ रिगार्डिंग जयप्रकाश नारायण, उनकी पर्सनल लाइफ, उनका क्या आइडियोलॉजी थी। ही वॉज वेरी सोशलिस्ट बाय नेचर, और पॉलिटिक्स से की सीट वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं थे। ट्रू डेमोक्रेसी कंट्री में लेके आना चाहते थे, और टोटल रेवोल्यूशन के लिए ये खड़े थे, विच वॉज अगेंस्ट द करप्ट गवर्नमेंट, एंड ही वॉन्टेड टू ब्रिंग ट्रू डेमोक्रेसी। तो गवर्नमेंट तो उस वक्त इंदिरा गांधी थी, तो इसलिए ये देखा जाता था जेपी वर्सेस इंदिरा। ओके,
सो नेक्स्ट इज जयप्रकाश नारायण एंड टोटल रेवोल्यूशन। अब जयप्रकाश नारायण तीन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहे, 3 की कंट्रीब्यूशन जो उनकी कंट्रीब्यूशंस थी। फर्स्ट थी फाइट अगेंस्ट करप्शन, सेकंड थी प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म एंड थर्ड इज कैंपेनिंग ऑफ टोटल रेवोल्यूशन। तो ये हम तीनों जो की कंट्रीब्यूशंस थी बाय जेपी, ये हम एक एक करके करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन इज फाइट अगेंस्ट करप्शन। नाउ यू नो जयप्रकाश नारायण वो पहले लीडर थे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, इंडिपेंडेंस के बाद वो फर्स्ट लीडर थे जिन्होंने मूवमेंट निकाली थी करप्शन के अगेंस्ट। करप्शन यू नो इनको था, पॉलिटिकल लीडर्स है जो वो बहुत ज़्यादा करप्शन, पैसा बहुत ज़्यादा खाते हैं, लोगों की मदद नहीं कर रहे, लोगों से दूर होते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट का ज़्यादा प्रभाव है पॉलिटिक्स में, तो वो करप्शन हटाना चाहते थे विद द हेल्प ऑफ यूथ। आई हैव टोल्ड यू बिहार एंड गुजरात में मूवमेंट्स निकली थी और बिहार मूवमेंट के ये लीडर बने थे। तो ये यहाँ पे वही बात है, बिहार की गवर्नमेंट या गुजरात की गवर्नमेंट हटाना इनका मकसद नहीं था, इनका मकसद था करप्शन को निकालना। और इन्होंने ये बोला था कि लोकपाल का एक ऑफिस होना चाहिए, ठीक है, जो अगेंस्ट करप्शन काम करे, करप्शन जो लेते हैं, जो इसमें इन्वॉल्व है, उनको ढूंढे, उनको पकड़े और उनके लिए एक सुटेबल पनिशमेंट चाहिए। तो ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट अन्ना हजारे मूवमेंट, ये थोड़े साल पहले हुई है, अन्ना हजारे ने मूवमेंट निकाली, वो भी एंटी करप्शन थी, वो भी लोकपाल बिल के लिए थी। और उसी में से आपको पता है जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, आम आदमी पार्टी, वो निकल के आई, ठीक है। तो अन्ना हजारे की जो मूवमेंट है, क्योंकि हम लोग ने इस जनरेशन ने वो मूवमेंट देखी है, बट वी हैव नॉट सीन जयप्रकाश नारायण्स रेवोल्यूशन या उनकी मूवमेंट नहीं देखी थी। तो जो लोग अब पहले भी थे और अब भी हैं, द ओल्ड पीपल, दे कंपेयर बोथ द मूवमेंट्स की जयप्रकाश नारायण ने भी इसी तरह मूवमेंट निकाली थी विद द हेल्प ऑफ यूथ, और वो भी चाहते थे कि लोकपाल बिल होना चाहिए जो करप्शन के अगेंस्ट फाइट करे। दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म। अब उनका जो प्रिंसिपल था कम्युनिटेरियन सोशलिज्म का, उसके अकॉर्डिंग इंडिया इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, ठीक है। ही व्यूज इंडिया एक सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटीज है, अलग अलग कम्युनिटीज की, जिसमें 3 लेयर्स हैं। एक है कम्युनिटी, लोगों का झुंड, एक रीजन, देयर कंप्लीट एरिया, स्टेट लगा लो, और राष्ट्र, दैट इज इंडिया, ठीक है। तो इन तीनों को कंबाइन करके ट्रू फेडरेशन बनती है, जो सच्ची फेडरेशन है। वी से ना इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, की सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, इनके अकॉर्डिंग 3 मेन लेयर्स हैं, सेंटर है, स्टेट्स भी हैं, दैट इज रीजन्स भी हैं, कम्युनिटी भी है, कम्युनिटी लोगों की बनती है, तो लोग भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है फेडरेशन का। सो दीज आर द 3 की लेयर्स। आप ये देखोगे इनमें और राम मनोहर लोहिया दीनदयाल उपाध्याय की सोच में कितनी सिमिलैरिटी है इस चीज़ को, इस पॉइंट को लेके, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग कम्युनिटेरियन सोशलिज्म की कम्युनिटी में सोशलिज्म, इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी तभी आएगी जब ये 3 चीज़ें इकट्ठी होके फेडरेशन बनाएंगी, कम्युनिटी, रीजन, राष्ट्र, एंड 3 आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। सो नेक्स्ट वन जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज रिगार्डिंग टोटल रेवोल्यूशन। अब बेस्ड ऑन अबव 2 पॉइंट्स, पहले जो 2 पॉइंट है, दैट इज सोशलिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म, सोशलिज्म, एंड जो हमने उससे पहले वाला पॉइंट किया, दैट इज फाइट अगेंस्ट करप्शन। इन दोनों चीज़ों को माइंड में रख के जयप्रकाश नारायण जी ने एक गुहार लगाई लोगों से टोटल रेवोल्यूशन की, एक मतलब लोगों को अपील दी कि हमें टोटल रेवोल्यूशन लेके आना है, जिससे इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्म हो, सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो और स्टेट। लोग बदलेंगे तो सोसाइटी बदलेगी, सोसाइटी बदलेगी तो हमारा देश बदलेगा, ठीक है। तो ये टोटल रेवोल्यूशन के में उन्होंने ये 6 चीज़ों के ऊपर, 6 थिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। मॉरल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। उनके अकॉर्डिंग जो रेवोल्यूशन आना चाहिए वो ये 6 के 6 जो क्राइटेरिया इनमें आना चाहिए। मॉरल मतलब कि लोगों की जो सोच है, जो मॉरल वैल्यूज़ है, पीपल दे शुड इनकलकेट दोज वैल्यूज़। लोग मॉरलिटी भूलते जा रहे हैं, करप्शन में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो अगर लोकपाल बिल आ जाता है, करप्शन के ऊपर चेक हो जाता है, तो ये मोरालिटी बहुत हद तक लोगों में आएगी, करप्शन कम होगी। सेकंड है कल्चरल, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा पास्ट है,
वी शुड रिस्पेक्ट दैट। ये नहीं कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम अपने पुराने ट्रेडिशंस कल्चर्स को भूलते जा रहे हैं। वी हैव टू टेक दोज थिंग्स अलोंग विद अस इन फ्यूचर। थर्ड, इकोनॉमिक का बेसिकली कि ऐसा रेवोल्यूशन आए कि जो इनइक्वालिटी है रिच और पुअर पीपल के बीच में, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाए, लोगों के बीच में इक्वालिटी आ जाए। क्योंकि वो टाइम ऐसा था जब इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। द रिच पीपल दे वर एक्सट्रीमली रिच और पुअर दे वर एक्सट्रीमली पुअर। तो ये उस जो गैप बढ़ गया था, जयप्रकाश नारायण जी रेवोल्यूशन के थ्रू उस गैप को कम करना चाह रहे थे। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल में इन्होंने ट्रू डेमोक्रेसी का जिक्र किया है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि एक सच्ची डेमोक्रेसी, एक ट्रू डेमोक्रेसी होनी चाहिए। पॉलिटिकल का आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन नेक्स्ट पॉइंट ऑल्सो, ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूंगी। एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन चेंज ऐसा हो कि जो हमारे यूथ है, यंग जनरेशन है, उनमें मॉरलिटी आए और इकोनॉमिकली भी उनकी अपलिफ्टमेंट हो। मतलब एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो लोगों को सिखाए कि उनको कैसे आत्मनिर्भर बनना है, कैसे उनको पैसा कमाना है और कैसे रिच और पुअर पीपल के बीच में गैप कम होगा बाय द वे ऑफ एजुकेशन। और साथ ही साथ उनमें एक मॉरल वैल्यूज एटिकेट्स आने चाहिए। देन इकोलॉजिकल, हमें अपने एनवायरनमेंट का खास ध्यान रखना चाहिए। रिसोर्सेज उतने यूज़ करो जितने रिक्वायर्ड हैं, एंड वी शुड टेक केयर रिगार्डिंग दिस पॉल्यूशन एंड ऑल एंड सेव आवर एनवायरनमेंट। तो टोटल रेवोल्यूशन में सिर्फ उनका मतलब यही नहीं था कि गवर्नमेंट हटाओ, करप्शन हटाओ। टोटल रेवोल्यूशन में उन्होंने ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया एंड ही wanted to change this। और बिहार और गुजरात के यूथ ने, स्टूडेंट्स ने इनको बहुत सपोर्ट किया। इनकी मूवमेंट बहुत फेमस हुई, बहुत बड़ी हुई, बहुत सारे लोग इनको ज्वाइन करते गए। तो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। उनकी पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब था राइट टू रिकॉल। अब राइट टू रिकॉल क्या होता है? ये एक पॉलिटिकल टर्म है। राइट टू रिकॉल का मतलब है कि जब आपने लीडर्स चूज कर लिए, आपने एमपीज चूज कर लिए और एमपीज में से लीडर्स बन गए। अब आपको पता है कि हमारी पॉलिटिक्स में क्या होता है, लीडर्स पहले तो आपसे बड़ा मिलते जुलते हैं, वोट मिल गई, जीत गए, उसके बाद आपको भूल जाते हैं, उनको नहीं पता होता आप कौन हो। ठीक है, तो राइट टू रिकॉल के अकॉर्डिंग अगर कोई लीडर ऐसा करता है, काम नहीं करता है या जो प्रॉमिसेस किए वो नहीं फुलफिल करता है, तो उसको हटाने का एक प्रोविजन होना चाहिए। और मतलब उसको रिकॉल कर लो, उसको वापस बुला लो और उसकी जगह न्यू इलेक्शन या न्यू लीडर शुड बी अपॉइंटेड। ठीक है, देन ही गेव इम्पोर्टेंस टू विलेज मोहल्ला सेमिनिटीज इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। आपको पता है ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ गांधी, और गांधी जी हमेशा चाहते थे कि जो डेमोक्रेसी है वो बेस से स्टार्ट होती है, विलेजेस से होती है, मोहल्ला से होती है। ठीक है, तो उन लोगों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। दे शुड बी द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तभी हमारा जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज लोकल गवर्नमेंट, इट कैन वर्क इन अ प्रॉपर मैनर। तो विलेजेस, मोहल्ले को इम्पोर्टेंस मिलेगी, बेस पे ज़्यादा डेमोक्रेसी होगी तो ऊपर डेमोक्रेसी अपने आप ही फ्लरिश करेगी। एंड हिज कॉल फॉर ऊपर के लोग टू जॉइन पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर अ क्लीन पॉलिटिक्स इन द कंट्री। अब ऊपर के लोग क्या है, इनकी क्या सोच थी कि जो करप्शन है वो ऊपर से नीचे आती है। तो जो ऊपर के लोग करप्शन को छोड़ के अच्छी क्लीन नीट पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, पॉलिटिकल स्ट्रगल का हिस्सा बने, ताकि हमारी कंट्री में ट्रू डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो सके। And last and not the least, his essence for transformation according to Jay Prakash Narayan revolve around men who could be real catalyst for change in India। जय प्रकाश नारायण जी के अकॉर्डिंग जो मैन है, जो एक इंडिविजुअल है, वो मैंने आपको पहले भी बताया, वो पॉलिटिक्स का सेंटर होना चाहिए और उसके आसपास पॉलिटिक्स रिवॉल्व होनी चाहिए, उसके फायदे के लिए पॉलिटिक्स होनी चाहिए। और ये एक मैन ही है जो सोसाइटी को चेंज कर सकता है, कम्युनिटी को चेंज करेगा, सोसाइटी चेंज होगी, सोसाइटी को चेंज करेगा, स्टेट चेंज होगी, स्टेट को चेंज करेगा, सेंटर चेंज होगा, पूरा राष्ट्र चेंज होगा, पूरी कंट्री चेंज होगी। तो अ मैन can do a lot for India in changing the society, in bringing the revolution। Okay, so this is regarding जय प्रकाश नारायण व्यूज़, जो उनके थॉट्स थे, जो आपके सिलेबस में न्यू ऐड हुए हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद जय प्रकाश नारायण एंड व्हाट वाज हिज टोटल रेवोल्यूशन। बाकी टोटल रेवोल्यूशन का मैंने आपको एस्पेक्ट्स बता दिए। बाकी इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी 1975 में, मैंने आपको बताया कि ये मूवमेंट के बाद एमरजेंसी इम्पोज कर दी गई थी बाय इंदिरा गांधी। तो एमरजेंसी में इनका क्या रोल रहा, क्या किया, वो जब हम
थर्ड पार्ट करेंगे इस चैप्टर का, यू विल बी नोइंग द थिंग्स टिल देन। ओके, तो अभी जयप्रकाश नारायण जी के पर्सनल जो मेन पर्सनल एस्पेक्ट्स है दैट आई हैव टोल्ड यू, इमरजेंसी में उनका क्या रोल है वो हमने अभी करना है, इवन दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। बट अभी यहाँ पे मैं बताऊंगी तो वो कॉन्टेक्स्ट, वो रिलेशन नहीं हो सकेगा, तो इमरजेंसी का टॉपिक करेंगे तो ही मैं आपको बताऊंगी कि जयप्रकाश नारायण जी ने उसमें क्या किया और क्या उनका रोल रहा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पार्ट 1।